ऐवानों से मुस्तफी हो गए। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी के काम की आज हमने फाइनल आपस में तय किया है। हम भी अगले हफ्ते से अपने इस्तीफे वापस लेने का सिलसिला भी शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 122 का फैसला तो कबूल कर लिया है, लेकिन उनके तहफ्फुज़ात हैं। पहले कुछ तहफ्फुज़ात थे, आज तहफ्फुज़ात में मजीद इजाफा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वापसी के हवाले से। 9 तारीख को जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान साइन हुआ है, जिसके तहत एक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें MQM की शिकायत भी डाली जाएंगी और दूसरी जमातों को अगर ऑपरेशन से मुतालिक कोई भी शिकायत है, चाहे वो कराची ऑपरेशन हो, फाटा हो, बलूचिस्तान हो, वो इस कमेटी को आके अपनी शिकायत बता सकते हैं और ये कमेटी जो है पूरी कोशिश करेगी कि उनको एड्रेस किया जाए। साथ साथ इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत MQM अपने इस्तीफे भी वापस ले लेगी और सेनेट, सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में उनकी वापसी होगी। तो MQM ने गेन क्या किया है, कौन से उनके मुतालबात थे जो पूरे हुए हैं जिसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, इस पर हम पहले बात करेंगे प्रोग्राम में। और इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसमें दानियाल अजीज साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है कराची से वसीम अख्तर साहब, MQM के सीनियर रहनुमा। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वसीम साहब, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने साइन कर लिया है, आप लोगों ने ये भी कहा है कि हम अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे और असेंबलियों में वापस आएंगे। तो कोई ऐसे मुतालबात जो आपके 3 बुनियादी मुतालबात थे, उनमें से कोई मुतालबात क्या पूरे हुए हैं, उसके बाद ये फैसला किया है, या जैसे वो कहते हैं ना कि पुरानी तनख्वाह पे वापस आ गए हैं? नहीं, अब तो शहजाद ये भी पुराना हो गया है कि पुरानी तनख्वाह पे वापस आ गए। इससे बहुत आगे चली गई है बात। ऐसा है कि अगर आप देखें, जब पहली मुलाकात हुई थी जिसमें सारी पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया था और पार्लियामेंट में सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, उनकी आपस की कंसल्टेशन के बाद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप सालिसी का किरदार अदा करें, और उन्होंने उनकी बड़ाई है कि उन्होंने वो किया। और हमारी मीटिंग्स हुकूमत के साथ हुई, 2 मीटिंग्स हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई, हमने अपने ग्रीवेंसेस रखे। जब चीज़ें फाइनल स्टेज पे पहुंची थी और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट हुकूमत की जो पार्टी थी, जो कमेटी थी, उससे ये थी कि जब इतने आगे हम चले गए हैं इन अ गुड जेस्चर, जो फौरी नौयत की चीज़ें हैं जो सिर्फ PM साहब एक फ़ोन कॉल करके पूरी कर सकते हैं, जिसमें हमारी सोशल एक्टिविटीज़ की आज़ादी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आज़ादी, खाले जमा करने का मामला था और अल्ताफ़ भाई की स्पीच का मामला था। तो हमारी कोशिश थी कि ये फ़ौरन हो जाएं, मगर अफसोस कि वो नहीं हुआ। फिर हम वापस चले गए कि और फिर हम जो मीटिंग हुई थी उसमें हमें बेबसी आई, तो फिर हम वापस चले गए और फिर मामला फिर स्टैंड स्टिल पे आ गए। उसके बाद थोड़े से अरसे बाद इसाक डार साहब का राब्ता फारूक भाई से हुआ है और ये तय पाया कि विदिन 5 वर्किंग डेज हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। MOU आपके सामने है, मेरे पास भी कॉपी है, और उसमें विदिन 15 डेज जो है वो कमेटी काम शुरू कर देगी, जिसमें 4 शख्स होंगे और एक्स ऑफिशियो जो होगा सेक्रेटरी, वो इंटीरियर के सेक्रेटरी। वसीम साहब, उसकी इत्तला तो हमारे पास है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप कहते हैं कि आपके जो 3 बुनियादी मुतालबात थे आपने वजीर आजम साहब को कहा वो नहीं हल कर सके, तो ये इस कमेटी पर आपको है भरोसा कि ये कमेटी आपके मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगी, जब एक एग्जीक्यूटिव पावर के तहत वजीर आजम साहब ये काम नहीं कर सके? देखें शहजाद, जब हमने आपसे ये उस वक्त भी कहा था कि हमें हुकूमत में बेबसी नज़र आई और फिर बीच में एक गैप आ गया, और जो फौरी नौयत के इश्यूज थे लाइक खालों का जमा करना आज़ादी से, और दूसरा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो दोनों मैटर्स, एक तो बकरा ईद ख़त्म हो गई, वो मामला वैसे ही ख़त्म हो जाता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच कोर्ट में चला गया है मैटर, तो 2 इशूज तो खत्म हो गए। फलाई काम में तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, फलाई काम तो आप पूरा साल कर सकते हैं, खाल उसका एक एस्पेक्ट था। नहीं, हमारा खाल ही एक्सपेक्ट था,
फलाई काम तो हम कर रहे हैं, हमारी एम्बुलेंसें चल रही हैं, मैयत गाड़ी चल रही है हमारी। उस वक्त का इशू खाले जमा करना था। उसके बाद आ जाता है स्पीच, वो कोर्ट में मैटर थे, वो कोर्ट में चला गया मैटर। अब रह गए हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स, ये इश्यूज रह गए हैं। अब इस इशू पे आपने जो सवाल किया है भाई, जाहिर है जब थोड़े से वक्फे के बाद इसहाक डार साहब वापस आए हैं तो हमारी सोच ये है कि हो सकता है कहीं उनकी बातचीत हुई हो और फिर एग्रीमेंट हुआ हो कि ठीक है रिड्रेसल कमेटी बन जानी चाहिए। और फिर जाहिर है फिर एक स्पीच आपने देखी होगी, एक रूलिंग देखी होगी सेनेट के चेयरमैन साहब की, वो भी रूलिंग एक आई और उसने भी असर छोड़ा है। तो हम जाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं और बाकी तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट कह रही है तो हमें उन पे एतबार करना होगा। दानियाल साहब, पहले वो कह रहे हैं कि हुकूमत की बेबसी नजर आई इसलिए वक्त निकल गया, वरना हमारे खालों का जो मामला था वो भी हो जाता। एक मामला वो कह रहे हैं कि अब कोर्ट में चला गया। सुन लिया बाजी, मेरे ख्याल में इंतहाई एहतराम से मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल में इनका वकील कमजोर है। अच्छा, MQM का जो केस है, जो मुकदमा है इनका वकील कमजोर है। कौन से वाले केस में? ये सारे जो सूरत हाल है, इनको तो ये कहना चाहिए था कि हमें सिर्फ इतना कर दें कि जो बाकी सियासी जमातों के साथ सलूक है हमें बराबर कर दें। एक जमात आके टीवी स्टेशन तोड़ देती है, पार्लियामेंट तोड़ देती है, जुडिशरी तोड़ देती है, इलेक्शन कमीशन तोड़ देती है, थाने तोड़ देती है, SPO के बाजू सर तोड़ देती है, जाके जो गिरफ्तार मुलजिम है उनको लेके चले जाती है। इस वक्त दर्जनों केसेस मौजूद है 5 थानों में इस्लामाबाद में। किसी ने किसी को पूछा कि तुम बेल कराओ या तुम इधर पेश हो या कुछ करो? इनका तो केस ही सारा गलत है। ये देखिए, एक मिनट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई। ये इनका तो वकील कमजोर है। इनको तो कहना चाहिए हमारे साथ सलूक करें APML वाला। ये तो मुझे नहीं पता है कि ये कौन इनका इंचार्ज है, ये क्या ये कर रहे हैं। मैं तो एज एन एक MN अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। इनकी जगह मैं होता, मैं तो कहता जनाब हमारे साथ सिर्फ बराबरी का सलूक करते हैं, इनका सारा मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, अब ये कह रहे हैं, अगर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जाता है। आज भी वसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, लोकल बॉडीज का, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले भी ये इशू रेज कर चुके ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ बड़ी सादी बात। आप क्या करेंगे? उनका तो केस बोले जो दारुल खिलाफा का मयार है वो हमें फराहम कर दे, बहुत बेहतरीन है, तो मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा। ये भी बगल बच्चे बन जाए। वसीम साहब कह रहे हैं कि आपका वकील ही कमजोर है, आप केस ही ठीक तरीके से नहीं लड़े। वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हो रहा है वैसा ही करें, हमारे साथ भी सलूक। अब दानियाल साहब से मैं क्या बोलूं। सिंध का मामला है, सच बोलना बड़ा मुश्किल है। सिंध का नहीं, मैं तो सच ही बोलता हूं दानियाल साहब। मैं वसीम अख्तर हूं, आप जानते हैं मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छी तरह। और सिंध का मामला है, सिंध के डायनेमिक्स ही अलग हैं और सिंध में पॉलिसीज अलग हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो। तो जो जिसकी मिसाल आप दे रहे हो वो तो ब्लू आइड बॉय है, वो तो उंगली का इंतजार करता है, वो तो किसी के इशारे पे चलता है। मेरा उसका क्या जोड़? वो तो टीवी पे बैठ के जर्नल्स को बुरा भला कहता है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, और मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। भाई मैं सन ऑफ द सॉइल नहीं हूं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ही इज सन ऑफ द सॉइल। अच्छा, लेकिन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी ना प्रिय, क्योंकि इसमें जो है सेक्रेटरी इंटीरियर होंगे, वफाकी हुकूमत से ये मुआहदा हुआ है ना। तो अब मुझे इस चीज का जवाब देना, आप क्या करेंगे? आपका तो केस बराबरी के सलूक का है मेरे ख्याल में, तो आपको ये आर्ग्यू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कह रहे हैं कि जनाब ये नहीं ठीक हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा। वो तो एक अरसे से कह रहे हैं, वो तो एक अरसे से कह रहे हैं नहीं, वो नहीं कि हमारे साथ बराबरी नहीं हो रही, हमारे साथ बराबरी का सलूक तो हो ही नहीं रहा ना। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे साथ बराबरी होनी चाहिए जी। वो कह रहे हैं बराबरी तो हो ही नहीं रही ना। इनका केस तो ये होना चाहिए था। मैं अगर इनकी जगह होते, मैं तो हुकूमत को कहता कि जनाब हमारे साथ सिर्फ बराबरी का सलूक कर दें बस, तो बाकी सारी चीजें। वसीम साहब, आपने इसहाक डार साहब से देखें, ये इससे तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। हम तो कहते हैं जो आइन और कानून में तरीक़ेकार हैं, वजह हैं तरीक़ेकार, उसमें रहते हुए हमें ट्रीट करें। हमारे तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, आइन और कानून इजाजत नहीं देता हुकूमत को। वसीम साहब, एक बात का मुझे जवाब दें। अब आप हुकूमत के साथ मुआहदा कर रहे हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपने किया है हुकूमत के साथ, PMLN के साथ भी किया है, वफाकी हुकूमत भी इसमें।
लेकिन फिर इसका क्या करें? जो अल्ताफ हुसैन साहब ने हुकूमत पर इल्जाम लगाए 30 तारीख को, 30 सितंबर को, उसमें वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फौज और फौजी एजेंसियों के जरिए मुझे बरतानिया में कत्ल करवाना चाहती है। तो एक जगह तो आप हुकूमत के साथ बैठ के मुआहदे कर रहे हैं, दूसरी जगह अल्ताफ हुसैन साहब हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमें कत्ल करवाना चाहते हैं। शहजाद देखें, इसको आप एक ही एंगल से देख रहे हैं जो आपको सूट करता है, आपके चैनल को, आपके प्रोग्राम को। आप उस एंगल से देखें कि चौधरी निसार साहब की क्लिपिंग जो 2008 की थी, काशिफ अब्बासी अपने प्रोग्राम में चलाते हैं। आज पहली पॉइंट तो ये है कि आज जब मुल्क ज़रब अज़्म में मुब्तला है, दहशतगर्दी से जंग लड़ रहा है, बॉर्डर पे टेंशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंग्लैंड के दौरे पे गए हुए हैं, काशिफ साहब को क्या पड़ी थी ये 2008 की क्लिप दिखाने की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि मुशर्रफ थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, ये कहा जा रहा है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे कहा, चौधरी निसार को परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर इजाज़त दें तो मैं इंग्लैंड में अल्ताफ हुसैन साहब को कत्ल करवा देता हूं। तो ये इंटीरियर मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात आना अजीब सी बात है, और वो उस पे स्टैंड करते हैं। तो मैं वो इंटरव्यू देख चुका हूं, लेकिन वसीम साहब सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये जो मेरी बात खत्म, मेरा सवाल होने देना, जवाब मेरा जवाब होने दें तो आपको समझ में आएगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा वक्त चूज किया इस बात को रिपीट करने के लिए, और अगर ऐसा है तो इसमें प्रोब होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं की है, इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है ये। और इसमें जब वो कह रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेला नहीं होता है, पॉलिसी होती है, पूरा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है उसमें। तो आप मेरी नजर में इंस्टीट्यूशन को मलाइन कर रहे हो, उसका फेस बिगाड़ रहे हो, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी। मेरा पॉइंट ये है, उस बयान को प्रोब होना चाहिए। मैं ये बयान को फिर एक दफा पढ़ देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उस बयान को प्रोब होना चाहिए। और मैं ये दानियाल अजीज साहब के सामने अल्ताफ हुसैन साहब को भी जो बयान रखता हूं, उसमें कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान फौज और फौजी एजेंसियों के जरिए मिलकर बरतानिया में हर कीमत पर कत्ल कराने का मंसूबा बना चुकी है। ऐसा कोई मंसूबा बनाया हुकूमत ने? नहीं जी, बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं 100% उसको डिनाई करता हूँ। ना ही हुकूमतें ये काम करती हैं, ना ही कर रही हैं। इस तरह का किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है। और तो एक तरफ ये बयान आते हैं और दूसरी तरफ आप फिर उनके साथ जो है बैठ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। ये बयान का मुझे नहीं, आप गलत फिर ले गए, शहजाद गलत ले गए। दानियाल प्लीज, दानियाल 1 मिनट देना मुझे, दानियाल 1 मिनट। अब शहजाद को आपसे ये पूछना चाहिए था, शहजाद को दानियाल आपसे ये पूछना चाहिए था, आपने डिनाई किया, बहुत सी बात की कि हुकूमतें ये नहीं करती हैं, इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं करते हैं, मगर चौधरी निसार साहब अभी भी स्टैंड करते हैं अपने स्टेटमेंट पे कि परवेज मुशर्रफ ने यह बात की थी। ये सवाल करें ना आप शहजाद भाई। चले, आपने सवाल कर लिया, जवाब दे दें इसका भी दानियाल साहब। जी, मेरे ख्याल में वो चौधरी निसार साहब से आप पूछ सकते हैं, वो जिंदा है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, पार्लियामेंट में आते हैं, उसमें MQM भी आती है सारे। अगर यही बात थी इनके जहन में तो रोज ये इकट्ठे बैठ के मुज़ाकरात भी करते रहे। 2.5 साल से हम इकट्ठे हैं, ये सवाल कभी नहीं आया। अगर आप आया तो जरूर पूछे, उसका जवाब देंगे। ठीक है। और इस पे परवेज मुशर्रफ साहब का तो आपने मेरे ख्याल से सुन लिया होगा वसीम साहब बयान, वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये चौधरी निसार साहब का अपना वो डिनाई करते हैं। चले, मुझे वो डिनाई करते हैं इस बात को। मैं एक ब्रेक ले लूं, के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वसीम साहब, आपने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो है आपके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपको जो है वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही। तो इस कमेटी से आपको अब कुछ उम्मीदें हैं कि ये मसला जो है आपके कारकुनानों को लापता करने का या उठा लेने का, वो हल कर पाएगी? देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पर्टेन करती है सिंध गवर्नमेंट से, और जो कमेटी जिसकी आप जिक्र कर रहे हो, रिड्रेसल कमेटी, ये फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन निकाल रही है इसकी। एक्स ऑफिशियो जो है वो है इंटीरियर सेक्रेटरी। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल हमारे कैंडिडेट्स भी 3 अभी तक उठाए जा चुके हैं, जिनके स्क्रूटनी भी हो चुकी है, जो क्लियर हैं गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन से कि इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, ये क्लियर लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर्स ओके हैं,
वो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। उसके अलावा 72 लोग उठाए जा चुके हैं जो प्रपोजर सेकेंडर हैं, सपोर्टर्स हैं। 3-4 इलाके हैं जहां खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, विच इज पुलिस कर रही है काम। मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, होम मिनिस्टर से भी बात की है, आईजी साहब से का इंतजार कर रहा हूं मैं, चीफ मिनिस्टर साहब का इंतजार कर रहा हूं। रिक्वेस्ट की है कि इस किस्म के हरबे नहीं होने चाहिए। और फिर उनको छोड़ा भी जा रहा है पैसे लेके, किसी से 50,000, 30,000, 25,000, 3 लाख। मतलब ये क्या मजाक बनाया हुआ है और कोई पुरसान हाल नहीं है। वो क्रिमिनल नहीं है, वो अपने घरों में रहते हैं, कैंडिडेट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक और इशू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। आपको पता है कि बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से वजीर आजम साहब जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि हम इसकी तहकीकात करवाएंगे और उसका शॉट भी मेरे पास है, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से वो चला नहीं रहा। वजीर आजम साहब 2-3 मरतबा कह चुके हैं, वसीम साहब, ये अब जो JIT हुई है उसमें बताया गया है कि जो मालकान है उन्होंने कहा है कि हमसे भत्ता भी मांगा जा रहा था 20 करोड़। हमें नहीं पता आग उसकी वजह से लगाई जा रही है नहीं, लेकिन भत्ता जरूर मांगा जा रहा था और कहा था कि संगीन नतायज होंगे अगर ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सियासी जमात का नाम लिया है, लेकिन थोड़ा कुछ अरसे पहले रिजवान कुरैशी की एक JIT भी आई थी, उसका ताल्लुक आपकी जमात से बताया जा रहा था और उसने कहा था कि ये आग लगाई गई, ये हादसा नहीं था, आग लगाई गई है। तो ये JIT जो इस वक्त हो रही है, रिजवान कुरैशी की JIT, आपको लगता है कि इशारा आपकी जमात की तरफ आ रहा है? देखिए, इसमें जब ये हादसा हुआ था और बहुत ही भयानक हादसा हुआ था, इसमें एक JIT हो चुकी है, रिपोर्ट गवर्नमेंट को जा चुकी है, अदालत में भी जा चुकी है, मंजूर मुगल की सरबराही में। ठीक है, ये प्रेस में भी मौजूद है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जो भी JIT हो रही है, ये मेरी तरफ देखने के बजाय अगर जो लोग हैं असल जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए, चाहे वो कहीं से भी हों। अगर खुदा न खास्ता वो मुझमें से भी हैं तो मैं थोड़ी उनको सपोर्ट करूंगा, इतना गंदा काम कोई कर रहा है तो मुझे छोड़े, मेरा मीडिया ट्रायल छोड़े, उसको पकड़ें। जमात आपकी इल्जाम पे गलत है आप समझते हैं? देखें, भत्ता तो पूरे मुल्क में लिया जाता है, ठेकों के जुमरे में आता है, अरबों खरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, उसमें जो कमीशन होता है दैट इज ऑल्सो भत्ता। ये सिर्फ कराची में भत्ता नहीं है, पूरे मुल्क में भत्ता, इस्लामाबाद, पंजाब, हर जगह भत्ता है। तो उसको छोड़ें, आप मुझे भी छोड़ें, जो जिसने ये गंदा काम किया उसको पकड़ें, अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन पे ले जाएं और आप मीडिया के होते हुए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसी तरफ रखें इसके रुख को कि असल मुजरिम पकड़े जाएं और अवाम के सामने लेके आया जाए उनको। ठीक है, मैं जरा NA 122 के हवाले से बात करूं। दानियाल साहब, उन्होंने कहा कि गिनती वापस होनी चाहिए, अलीम खान साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ वोट थे जो कि मुस्तरद उसमें डाल दिए बक्से में और कुछ जो है अयाज सादिक के उसमें डाल दिए, और कहते हैं वोटर लिस्ट में भी मसला था। तो ये फिर आपने धांधली की इस दफा? तोबा जी, इनको अल्लाह ही हदायत दे जी। इनकी मर्ज़ का वैसे कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान में। ये कोई साइकियाट्रिक वार्ड है, वहाँ जाके शायद इनकी कोई तसल्ली हो जाए, इसका कोई हल नहीं है जी। जुडिशल कमीशन भी बन गई, उसने भी कहा कि किसी कैंडिडेट ने धांधली नहीं की, ट्रिब्यूनल्स भी हो गए, थैले भी खुल गए, थैले खोल के अब आवाम ने भी वोट दे दिया। खुद ट्वीट करते हैं कि जी 50-50 इस वक्त चल रहा है, आप लोग खुदा के लिए बाहर आए। इनकी एहलिया जो है वो ट्वीट करती है खुदा के लिए बाहर आए, हम वोट नहीं डाल रहे, कैंप सारे खाली थे। पूरी टीवी की आंख ने सारे पाकिस्तान को दिखाया है, PTI के मिनतों तरलों पे ही उतर आया अपने हवाई जहाजों में से खाली थे और 2,500 वोट से आ रहे हैं जी। आपके सामने है जी, मिन्नतें की इन्होंने। सो ये खुद तस्लीम करें इस बात को। लेकिन बात ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन में क्या हुआ है, ये बड़ा क्लेवरली इसको ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। असल बात यह है कि इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई बदकलामी नहीं छोड़ी, किसी पुलिस को, जुडिशल कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, PTV को, पार्लियामेंट को कि ये डाकू है, ये जाली पार्लियामेंट है, इसको गिराओ, जलाओ, कब्रें खोद दी, कफन बांध लिए, पुलिस को मारा, थाने तोड़े, क्या नहीं किया इन्होंने। पूरे पाकिस्तान में लोग मार दिए, फैसलाबाद में जाके, भावलपुर में, इधर लोग 2-3 मार गए सारे। मेरी बात, पाकिस्तान को बदनाम किया। सुन लो एक मिनट के लिए, बिजली के बिल जलाए, फिर कहा हम सिविल नाफरमानी चला रहे हैं, फिर उन्होंने कहा हुंडी के जरिए इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की, हर मुमकिन हम पाकिस्तान बंद करेंगे, और उसके बाद जाके वोट डाले तो फिर हार गए। किधर गए वो 53 जाली वोट? इनके ऊपर एक शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये मसाले देते फिरते हैं बाहर के मुल्कों की बड़े रोब से कि जनाब वहां पर ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाए तो रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, इंटीरियर मिनिस्टर का पासपोर्ट नहीं टाइम से इस्तीफा। और तुमने क्या किया? तुम इस्तीफा दो। तुमने वजीर आजम के ऊपर तोहमतें लगाई कि गलत बयानी की। 53,000 वोट तो कहीं से नहीं मिला। एक मिनट है जी, आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, साखा खानी बड़े रोब से दिखाते थे उनको कंटेनर पर चढ़े हुए।
9 दिसंबर को उनके खिलाफ फैसला हुआ था कि ये केस ही नहीं बनता, आपने गलत तोहमत लगाई है, इनका काम नहीं बनता था माफी देने। 53,000 वोट जो जाली उन्होंने कहा था वो तो कहीं से साबित नहीं होता। वो तो ये आप सही कह रहे हैं, 53,000 वोट तो कहीं से ये साबित नहीं होता इस इलेक्शन के बाद कि वो जाली था, लेकिन आपकी अपनी मकबूलियत तो कम हुई है। 53,000 मकबूलियत की बात नहीं है, वो ये कहते नहीं, आप फिर उसको मस कर रहे हैं। ये कहते थे कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है, कि आरोज का इलेक्शन हुआ है, कि सारा पाकिस्तान इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश में चीफ मिनिस्टर उनसे पूछूंगा ना चीफ मिनिस्टर भी था और ये जस्टिस भी था और कंप्यूटर बंद हो गए और यूएनडीपी ने भी शमूलियत और पता नहीं किस किस को घोड़ा अस्पताल बैलेट छपे ये वो किधर गया काका सारा कुछ। वो सवाल तो उनसे करना है, सिर नीचे करना चाहिए, अखा नीवियां करनी चाहिए। एडा ढीठ बंदा मैं जिंदगी च नहीं वेख्या, कसम खुदा पाक दी, एना ढीठ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਵੱਟੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ। सवाल तो उनसे करने का है ना, ऐसे कि ਇਹਨੇ गलत कीता सारी कौम नाल, गलत कीता। वो सवाल तो उनसे करने का। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, आपकी ये सारी ये जो कुछ एक मिनट जो कुछ मैंने बताया ये हकीकत नहीं है, आप बताएं यस और नो। क्या कह रहे हैं? जो कुछ मैंने आपको कहा है ये वाकयात बताएं सारी हकीकत नहीं है। नहीं, इसमें से बहुत सारे वाकयात फैक्ट से मुताबिक है। मैं मुताबिक में तो फिर जब वो इलेक्शन हार गए और थैले नहीं खुले और थैले नहीं खुले और थैले खोल के बाइदर बक्से नए बंद हो गए आ गए। आपको अकल नहीं आई, आपको होश नहीं आई, आप अपने जमात से मुताल्लिक सवाल को अवॉइड करें ना। ये कोई और काम ही नहीं कर सकते बेचारे, इनका नाम कलाबाजी खान, यूटर्न खान, ये सारे जो सही रखे लोगों ने। वो सवाल मैं उनसे कर लूंगा, लेकिन आपकी जमात का जो सवाल है वो आप अवॉइड कर रहे हैं ना। आप बताएं कि आपकी जमात ने पिछले इलेक्शन के मुताबिक हमारी जमात ने इलेक्शन जीता है, कम वोट लिया, हमारी इलेक्शन मैं कहता हूं 1 वोट से जीता है। हाँ। इनके तो मुंह पे आपकी मकबूलियत कम हुई है। नहीं बिल्कुल, हम 1 वोट से जीते हैं जी। चले आपको खुश कर लेते हैं जी, 1 वोट से जीते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, इसका मतलब है कि जो कुछ किया वो सही हुआ, माफी नहीं मांगनी चाहिए। उनसे सवाल माफी नहीं मांगनी चाहिए, सवाल क्या? आप लास्ट कमेंट करते हैं, ब्रेक पे जाना है मैंने जी। उनको माफी मांगनी चाहिए, कैंपेन के पीछे पड़ गए, टीवी चैनल्स के पीछे पड़ गए। सवाल करूंगा ना, वहां जाके लोगों को टांगे मारते रहे, पत्थर मारते रहे। उनके सवाल मैं उनसे जरूर करूंगा। टायर जलाने हमने ये वो हर चीज में तबाही, हर चीज में तबाही। अच्छा वसीम साहब जी, इनकी अपनी बहनों ने इनको वोट नहीं दिया। आपको पता है इस इलेक्शन में एजुकेशन कॉलेज में पोलिंग स्टेशन जाके पता करवा ले जी। वसीम साहब मुख्तसर कह रहे हैं, जो दानियाल कह रहे हैं ये मंजर हमने भी कराची में देखा है 246 के इलेक्शन में, जो पीटीआई ने हमारे खिलाफ लड़ा था। जिस किस्म के इंकशाफात वो करते थे यहाँ अपनी तकरीरों में, वो सब नाकाम हुए। ठीक है। अब मेरा एक सवाल बनता है, दानियाल भाई के साथ मिलाता हूँ मैं इस बात को, कि अरबों खरबों रुपया इन्होंने इलेक्शन में कराची में खर्च किया और अरबों खरबों रुपया आज खर्च कर रहे हैं। ये इनसे ये पूछा जाए, ये जो जूश लॉबी से पैसा आ रहा है, इंडियन लॉबी से जो दुबई में इंडियन इनके दोस्त हैं, वो पैसा उसकी तहकीक होनी चाहिए। दानियाल साहब की हुकूमत है, मुझे एक ब्रेक लेना है, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे तहकीक की जाए। और एक ब्रेक के बाद, ठीक है, एक ब्रेक के बाद ये जो भी सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है, ये हम तरीन साहब से पूछेंगे, जहांगीर तरीन साहब से। लेकिन बेहतर होता है कि आपसे की जमात के जो सवाल हैं वो आप भी देते थे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक 1,84,000 में से 53,000 वोट जाली निकली। 53,000 गलतियां नहीं हो सकती, 53,000 धांधली होती है। इंतखाब से पहले इमरान खान मौला जट की तरह रवैया अख्तियार कर लेते हैं, इंतखाब के बाद वो यमला जट बन जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने NA 122 का फैसला तो कबूल किया है, लेकिन उनके तहफ्फुज़ात इलेक्शन पर हैं। पहले उन्होंने कहा कि वोटर्स लिस्ट के साथ मसला था, हमारे कुछ ऐसे वोटर्स थे जिनका वोट कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। और आज अलीम खान साहब ने दरख्वास्त भी दी है रिटर्निंग ऑफिसर को, यह कहते हुए कि मेरे कुछ वोट्स को मुस्तरद कर दिया है या अयाज सादिक साहब के जो है वोट्स में उनको काउंट किया गया है, लिहाजा दोबारा गिनती करवाई जाए। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि अब यह हमारा इख्तियार नहीं है, तो जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उसके पास आपको जाकर इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। इस पर भी बात करेंगे। और NA 122 का जो इलेक्शन था उसके बाद क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरबानी। तरीन साहब, कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने यह कबूल तो कर लिया है फैसला, लेकिन उनके तहफ्फुज़ात हैं। तो अब लोग ये बात करना शुरू हो गए कि कौन सा ऐसा इलेक्शन होगा जिस पर तहरीक इंसाफ को तहफ्फुज़ नहीं होगा। सिर्फ वही इलेक्शन जो वो जीतेंगी वो ठीक होंगे, बाकी तमाम इलेक्शन जो वो हारेंगे उन पर तहफ्फुज़ात होंगे उनके। ये देखें, तहफ्फुज़ात तो इसलिए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे
ग्राउंड रियलिटी देखी है। मैं खुद इलेक्शन के दिन सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे घूमता रह गया हूँ। वहाँ लोगों ने हमें रोक के कहा है जी कि मेरे 15 वोट थे, मेरे 20 वोट थे, मेरे 100 वोट थे, और पिछली 2013 के इलेक्शन में हम इसी वोटर लिस्ट में थे। हम रहने वाले यहाँ के हैं, हमने यहाँ वोट कास्ट किए थे, और इस दफ़ा जब हम कास्ट करने गए तो हमें बताया गया जी कि आपका वोट यहाँ से गायब हो गया, 123 में चला गया, 125 में चला गया, शेखुपुरा चला गया। तो ये एक जगह नहीं हुआ, एक से हमने सुना, फिर दूसरे आदमी ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने पूछा अपने जो हमारे एजेंट्स थे जो कैंप में बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास बेशतर लोग आए हैं वोट करने के लिए और उनके यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं निकला। तो ये तो शहजाद साहब हमारा हक है कि अगर इस तरह की बात हमारे सामने आई है तो हम इसको इग्नोर तो नहीं करेंगे ना, हम तो इसको इसी तह तक पहुँचेंगे, हम तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पता चला है कि कितने ऐसे वोट हैं, क्योंकि 2400 का फर्क है, तो आपके ख्याल में इससे ज्यादा वोट है जो कि ट्रांसफर हुआ है दूसरे हलकों में? जी बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन 5 से 10 हज़ार का फिगर मेंशन किया जा रहा है। मगर हमने किया क्या है, हमने एक इलेक्शन इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई है लाहौर में, और कल खान साहब जा रहे हैं वहाँ, खान साहब का मैं दोनों जा रहे हैं वहाँ पे, जाके उनसे मीटिंग भी करेंगे, बैठ के चौधरी सरवर साहब से, अलीम खान साहब से, एक तो उनको मुबारकबाद देंगे ऐसे ज़बरदस्त कैंपेन की, शुएब सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देंगे अपनी सीट जीतने की, और ये इलेक्शन इन्वेस्टिगेशन सेल से पूछेंगे हम उनको कि वो किस तरह से इसको काम करेंगे, और जल्द इंशाल्लाह हम हक़ाइक़ को कौम के सामने लेके आएंगे। देखें मौके के ऊपर लोगों ने हमसे आगे शिकायत की हैं, तो हमारे मौके के ऊपर अलीम खान साहब तो मौजूद थे, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, हमारे चैनल से 2-3 मरतबा उनकी बात हुई। उस वक्त ऑन ग्राउंड जिस वक्त इलेक्शन जारी था ऐसा इशू उन्होंने नहीं डिस्कस किया, ये बात की बात है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप लोगों ने नॉट एट ऑल। इलेक्शन के दौरान अभी वोटिंग जारी थी, तो मैंने खुद टेलीविज़न पे ये बात की निशानदेही की, तो मैंने कहा ये तशवीश है हमें इस बात की, हमें ख़बर मिली है, ये 92 पे चली और चैनल पे भी चली, मैं आपको उसके क्लिप भेज दूंगा, और रात ही को फिर हमने बाकायदा इसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन सेल आपका जो इलेक्शन सेल है वो अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन अलीम खान साहब ने जो 2 आज इश्यूज रेज किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर को अपने खत में, अपनी दरख्वास्त में, उसमें इस इशू का भी जिक्र किया है, और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये नादरा की मिली भगत से हुआ है कि यहाँ के वोट कहीं और ट्रांसफर कर दिए और कहीं और के वोट NA 122 में ट्रांसफर हो गए जो उनके खिलाफ गया है, वो कह रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि नादरा की मिली भगत से ये हुआ है, तो इल्जाम तो ऑलरेडी लगा दिया आपने नादरा पर। उन्होंने अप्लाई किया है RO को, वो वहाँ ये तो नहीं कह सकते कि जी कि हमने किया है, वो तो यही कहेंगे ना, और बात भी जायज़ यही है कि अगर किया है तो नादरा वोटर लिस्ट बनाता है, तो नादरा ही ने ये किया है। हम चाहते हैं कि खुल के सामने आए, 2013 की लिस्ट लिख रखें, 2015 की लिस्ट रखें, और सबसे क्लियर बात करें, ट्रांसपेरेंट बात करें। इसमें किसी को एतराज़ क्या है, हम तो कहते हैं कि इसका मुआवजा करें। दूसरी बात यह है कि एक तशवीश हमें यह भी है कि देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है, 3500 पौने 4000 का डिफरेंस था रात को 2-3 बजे तक, जो सब रिपोर्ट हो रहा था हर जगह। जब सुबह को फाइनल रिपोर्ट आई तो वो सिर्फ 2440 या तकरीबन इतने का फ़र्क रह गया, तो 1000 वोट का तो फ़र्क पड़ गया ना रात और सुबह में। तो इसको देखें, इतनी क्लोज इलेक्शन थी कि ये ज़रूरी है कि एक एक वोट जो है उसकी जांच पड़ताल की जाए, उसको टू मेक श्योर कि ये एग्जैक्टली रिजल्ट वही है जो कि लोगों ने दिया है। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट वाला तो एक इशू था, आज अलीम खान साहब ने ये भी कहा है कि मेरे कुछ वोट्स जो है उनको मुस्तरद करार दे दिया गया, कुछ वोट्स जो मुस्तरद थे उनको अयाज सादिक साहब के काउंटिंग में डाल दिया गया है, तो ये एक और इल्जाम लगाया। तो इसका मतलब नादरा के अलावा जो इलेक्शन का अमला था उन पर भी तहरीक इंसाफ फिर एक दफा इल्जाम लगा रही है कि काउंटिंग दोबारा की जाए क्योंकि मुस्तरद वोटों को इस्तेमाल किया गया है। अगर ये खबर एक कैंडिडेट को मिले जो सिर्फ 2400 वोट से हारा हो तो उसका हक है, उसका राइट है कि वो जाए, और अगर वहाँ पे सिर्फ 1000-2000 वोट का फर्क निकल आता है तो फिर गेम तो तब्दील हो सकती है ना। तो आप इसको हमारे अपने अलीम खान को अपना हक इस्तेमाल करने से के ऊपर इतराज प्लीज मत कीजिएगा। एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है कानून के मुताबिक, लेकिन फिर 147 तो आप जीते हैं। अगर कोई बेज़ाब्तगियां हुई है या कोई रिगिंग हुई है तो 147 आप कैसे जीत गए? फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ NA 122 तक ये जो है कार्रवाई हुई है, आपके साथ NA PP 147 पे नहीं हुई। ये हमारा काम नहीं है 147 के ऊपर इतराज करना, ये है नून के हारे हुए कैंडिडेट का। जो हारा हुआ कैंडिडेट है नून का वो ज़रूर इतराज़ करे, उसके लिए भी वही कानून के रास्ते होने चाहिए जो हमारे लिए NA 122 में होंगे। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि 2 अलग हल्के हैं, 147 भी है, 148 भी है।
मगर अगर नून वाले ये काम कहना चाहते हैं कि जी ये कोई रीकाउंट कराना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 100% दफ़ा आप रीकाउंट कराएं 147 की, हमें कोई इशू नहीं है। खान साहब ने कहा हमारी इखलाकी जीत है। ये कैसे इखलाकी जीत है? क्योंकि आपके जो बेसिस थे वो ये थे कि 53,000 वोट जाली है, बोगस है, और वो बोगस वोट गलती से नहीं पड़ा है, वो रिगिंग के जुमरे में आता है। तो सर वो 53,000 वोट जाली बोगस वोट इस इलेक्शन में तो नहीं साबित होता कि कहीं वो कि 2013 में इतना बोगस वोट पड़ा होगा? मैं आपको अर्ज करूं 2013 की इलेक्शन में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर नहीं थे, पूरी हुकूमत की मशीनरी जो है वो एक इलेक्शन पे इस्तेमाल नहीं हो रही थी, वापडा LDA ये तमाम लोग इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो ये दोनों का मुआवजा इतना सिंपल नहीं है। आपको यहाँ पे एक बाई इलेक्शन थी, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इसमें एडवांटेज होता है उसका, उन सारे एडवांटेजेस के बावजूद विनिंग मार्जिन सिर्फ 2,400 था। जब एयाज सादिक साहब सुबह निकले थे तो 40,000 के मार्जिन की बातें कर रहे थे। तो ये दोनों को इस तरह से आप ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस पे तो मैं नून लीग से सवाल भी कर चुका हूं कि आपकी तो मकबूलियत में कमी आई है, नून लीग को ये सवाल कर चुका हूं, मैं फिर सवाल भी करूंगा। लेकिन आपसे सवाल ये बनता है कि क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट से ये साबित होता है कि 2013 में NA 122 में 53,000 बोगस वोट था और वो एयाज सादिक साहब को गया था? मुझे तो कहीं से नहीं नजर आता। मुझे लगता है सियासी जीत हुई है, इखलाकी तो हार हुई आपकी इस इलेक्शन में। नहीं, इखलाकी हार बिल्कुल नहीं हुई। 2013 की इलेक्शन कैसी हुई थी ये तो ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया कि वो इलेक्शन ठीक नहीं थी। उस इलेक्शन में मुख्तलिफ उन्होंने तादाद बता दी है, इतने वोट यूं थे, इतने वोट यूं थे, इतने वोट यूं थे, जिसके टोटल 53,000 बनता है। तो ये ट्रिब्यूनल ने तो फैसला दे दिया है। देखें, लेकिन सर ट्रिब्यूनल ने ये तो नहीं कहा ना वो 53,000 वोट नून लीग को पड़ा है। वो तो आपका क्लेम था कि बेनिफिशियरी नून लीग है, तो वो 53,000 सारा का सारा नून लीग को पड़ा है। ये तो आपका क्लेम था। ये इट मेक्स सेंस कि ये जो बेनिफिशियरी है उसी को पड़ेगा ना ये वोट। तो पिछली इलेक्शन हम कहते थे कि ये फ्रॉडलेंट इलेक्शन है, ट्राइब्यूनल ने कहा हाँ ये फ्रॉडलेंट इलेक्शन है। इस तरह से ही फिर बाई इलेक्शन की बात बनी। जब बाई इलेक्शन आई थी ये माहौल और होता है, ये जनरल इलेक्शन का माहौल नहीं होता, ये बाई इलेक्शन का माहौल होता है जब हुकूमत के पास तमाम एडवांटेजेस होते हैं और वो उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो पूरी काबीना उतर गई थी इस हल्के में। यहाँ पे तो MNAs MPs कोई 40-50 की तादाद में इलाके में जा रहे थे और लोगों को वादे पे वादे किए जा रहे थे। तो डायनामिक्स इलेक्शन के बिल्कुल फ़र्क होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो ओकाड़ा की सीट थी वहां पर आप चौथे नंबर पर आए हैं। अशरफ सोना साहब जब आपकी पार्टी में आए थे तो मैंने ये सवाल आपसे भी किया था, आपके लोगों से भी किया था कि वो लोग जिनको 2013 के इलेक्शंस में रिजेक्ट किया अवाम ने, अशरफ सोना टाइप के लोग, पीपल्स पार्टी के जितने भी थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको अपनी पार्टी में लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं? आप एक रिवायती पार्टी बनना चाह रहे हैं? शायद उनका भी सलूक वही होगा जो हमने देख लिया 11 अक्टूबर को हुआ है। तरीन साहब जी, ओकाड़ा की इलेक्शन बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन पे सिर्फ इतने थोड़े वोट लेना सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो वोटर है, जो सिंपैथाइज़र हैं, जो लोग ओकाड़ा के जलसे में कसीर तादाद में मौजूद थे, उनका वो हमारा जो वोट है वो नहीं चढ़ा हमारे कैंडिडेट के ऊपर। इसके ऊपर हम बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या वजह है कि ऐसा हुआ। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक फिलॉसफी रही है और इमरान खान साहब ये कई मरतबा प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर एक कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च करेगा इलेक्शन जीतने के लिए तो जब वो जीतेगा फिर वो वसूल भी करेगा, 2 नंबरी करेगा और पैसा वसूल भी करेगा। तो सर आप लोग अगर अलीम खान साहब को ने बड़ी अच्छी कैंपेन की लेकिन पैसा खूब लगाया, तो अब तहरीक इंसाफ भी एक रिवायती पार्टी की तरह क्या ऐसे ही कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगी जो कि इलेक्शन में भरपूर पैसा खर्च कर सकते हैं? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अलीम खान ने अपने डिफेंस में पैसा लगाया, पैसा नून ने भरपूर तरीके से वहां फेंका, ना सिर्फ के इलेक्शन के लिए एयाज सादिक ने, बल्कि तमाम वहाँ पे हुकूमत के इदारों ने वहाँ पे अपने पैसे हुकूमत के फंड वहाँ फेंके। तो हम तो सिर्फ मुकाबला कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि ये तब डिपेंड करता है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप क्या करती है। हमारी लीडरशिप अल्लाह के फजल है इमरान खान साहब के पास है, और चाहे इलेक्शन में मुकाबला करते हुए, डिफेंस करते हुए अलीम खान ने वहाँ पैसा ज़रूर खर्चा होगा या उनके सपोर्टर ने पैसा खर्चा होगा, मगर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे मंशूर है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी और आदमी के पैसे खर्च नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप लोधरा पे आते हैं। अभी आपने कहा कि वहां पे नून लीग भाग गई। सर नून लीग भागी है वहां से, ठीक है, कोर्ट में तो गए थे, लेकिन हामिद खान साहब जो आप ही की पार्टी से, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब को उनके वकील मरवा गए, ना वो तैयारी करके गए थे और इसीलिए जज ने जो है स्टे दे दिया, वरना ऐसा नहीं होता। वो कह रहे कि आराम से केस जो है रिजॉल्व हो सकता था, वकील की वजह से मारे गए आप। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हामिद खान का एक ज़ाती ओपिनियन है,
और हामिद खान अफसोस की बात है कि अपना ज़ाती ओपिनियन जो है भरपूर तरीके से मीडिया पे देते हैं। हमारी पार्टी के ये मसले हैं सर इंटरनल, और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि नून लीग ने, परवेज़ रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो क्लिप सब ने चलाई मीडिया पे, ये कहा था कि हम जहांगीर तरीन को फरार नहीं होने देंगे इलेक्शन से। जब मैं तैयार हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए, 3 हफ्ते मैंने कैंपेन किया तो खुद फरार हो गए। स्टे की एप्लीकेशन नून लीग ने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा, अब ये अगर इलेक्शन होता है तो आपके ख्याल में इस 11 अक्टूबर के बाद क्या होगा लोधरा में? आपके ख्याल में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? देखें, 11 अक्टूबर को तो मैं अल्लाह के फजल से मैं क्या, लोधरा के अवाम इनको ऐसा पैगाम भेजते कि याद रखते सारी ज़िंदगी। अब डायनामिक्स चेंज हो गए मगर कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी तैयार हूँ। ये मैं कहता हूँ इनको कि जल्द आओ, जल्दी इलेक्शन कराओ, मैदान में आओ, मैं मुकाबला करूँगा तुम्हारा। ये मुझे फरमाए जहांगीर तरीन साहब कि अब लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होना है और आगे की जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, ये क्या फिर एक दफा धांधली के इल्जाम पर ही होती रहेगी कि 2013 में हमारा छीना गया? क्या इसी पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे या अब इसको छोड़ के दूसरे इश्यूज को रेज करेंगे और उसके थ्रू सियासत करने की कोशिश करेंगे? देखें, दूसरे इश्यूज तो हम रेज ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने किसान कन्वेंशन किए हैं 2, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को किसान याद आ गए हैं। हम सब इश्यूज को रेज करते जाएंगे, मगर जो एक बुनियादी इशू है कि 2013 की इलेक्शन में इनकी जाली मैंडेट है, उस इशू को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो जेन्युइन इशू है। तरीन साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।